हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी की बुक कृतिका का पाठ 2 मेरे संग की औरतें, इनके प्रश्न उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। तो इसका उत्तर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, फिर भी उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थी। लेखिका ने अपनी नानी के विषय में बहुत कुछ सुना था। वे परंपरावादी, अनपढ़ तथा पर्दा प्रथा को महत्व देने वाली महिला थी। उनके पति जो हैं, यहाँ उनकी नहीं आएगा, उनके पति बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। जो उनके पति थे वो बैरिस्ट्री पढ़ने चले गए थे विलायत। जब वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे तो विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, परंतु नानी के रहन सहन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वे अपने निजी जीवन में काफ़ी आज़ाद ख्यालों की रही थी। कहने का मतलब ये है कि लेखिका की जो नानी थी, हालांकि वो परंपरावादी थी, अनपढ़ थी, पर्दे में रहने वाली औरतें उनमें से थी, लेकिन जब उनके पति बैरिस्ट्री करके विलायत से बैरिस्ट्री करके आए थे तो मतलब होता ना, विलायत से पढ़ के आए तो उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, ठीक है ना, मतलब स्टाइल में उनका लाइफ स्टाइल वैसा हो गया था। लेकिन नानी पर इस रहन सहन का कोई असर नहीं पड़ा और वो अपनी निजी जिंदगी में काफ़ी आज़ाद ख्यालों की रही। अगला प्रश्न है, लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही। लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, मतलब उन्होंने डायरेक्ट रूप से तो कोई भाग नहीं लिया था आज़ादी की लड़ाई में, लेकिन आज़ादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वो कैसे था? वे अनपढ़, परंपरागत पर्दानशी औरत थी। पर्दानशी मतलब पर्दा करने वाली औरत थी, ठीक है। अनपढ़ थी, हमने ऊपर क्वेश्चन में भी पढ़ा है, लेकिन साथ में पर्दानशी मतलब पर्दा करने वाली औरत, मतलब जो होते हैं ना, जैसे घूंघट में जैसे रहती हैं जो। यद्यपि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे और साहबों के समान रहते थे, परंतु लेखिका की नानी की यह हार्दिक इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी सच्चे देशभक्त सिपाही से हो। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के लिए वर तलाशने का काम अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा जी को सौंपा था। इस प्रकार उनके मन में देश की आज़ादी के लिए जुनून था। मतलब उन्होंने जो अपनी बेटी की शादी किससे करवानी चाहिए, एक सच्चे देशभक्त सिपाही से करवानी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने प्यारेलाल शर्मा, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके सामने अपनी इच्छा रखी, ठीक है। तो क्यों रखी? क्योंकि उनके मन में देश की आज़ादी के लिए जुनून था, इसीलिए। तो डायरेक्ट अगर देखा जाए तो डायरेक्टली उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया स्वतंत्रता की लड़ाई में, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। अगला प्रश्न है कि लेखिका की माँ परंपरा का निर्वहन ना करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की विशेषताएं बताओ। तो इसका उत्तर है, लेखिका की माँ की क्या विशेषताएं हैं? लेखिका की माँ सत्यवादी, ईमानदार, गोपनीय बातों को प्रकट ना करना, आज़ादी के प्रति जुनून वाली महिला थी। दूसरा, लेखिका की माँ आम भारतीय महिलाओं की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाना पकाने तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती थी। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था कि ठोस कामों में न केवल उनकी राय ली जाती, बल्कि उसका 100% पालन भी किया जाता था। मतलब ये ऐसा नहीं कि सिर्फ राय ले ली, उसका पालन भी किया जाता था। अगला है, लेखिका की माँ का सारा समय किताब पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। अगला प्रश्न है इसी का, ख पाठ, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्रण अंकित कीजिए। कि लेखिका की, ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नानी के घर का कैसा था, अब हम उसकी दादी के घर के माहौल के बारे में पढ़ेंगे। लेखिका की दादी के घर का माहौल संकीर्णताओं से दूर, सादा जीवन तथा उच्च विचारों को महत्व देने वाला था। घर के सभी व्यक्तियों को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। अगला प्रश्न, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पोतुहू के लिए अपने बच्चे के रूप में पहली लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। पोतुहू मतलब होता है जैसे पोते की बहू, ठीक है। जैसे दादी के बेटे का बेटा हो गया ना, जैसे आपकी दादी है, ठीक है। तो पोते की बहू, पोते की वाइफ को पोतुहू कहते हैं, ठीक है। उसके बच्चा होगा तो वो लड़की की मांग की थी। वो क्यों मांग की थी, उसके लिए मन्नत क्यों मांगी? पर दादी ने पोतुहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी ताकि वे परंपरा से आगे चलने की जो बात करती थी उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सके। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात न रही होगी। अगला है,
डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से भी किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है डराने, धमकाने, उपदेश देकर या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। यह कथन पर दादी के साथ घटी घटना से सिद्ध होता है। ठीक है, दादी के साथ एक घटना घटी थी जिससे ये सिद्ध होता है कि सहजता से किसी को सही राह पर लाया जा सकता है। ठीक है, क्या हुआ था एक बार लेखिका की दादी जिस कमरे में सो रही थी, बदकिस्मती से उसमें एक चोर घुस आया। तब दादी ने उसे डराया, धमकाया, उपदेश नहीं दिया, मतलब उसे ऐसा नहीं किया कि भाई कि मैं तुझे पकड़ लूंगी या चोर शोर मचा दिया, ठीक है, या कोई उपदेश नहीं दिया, बल्कि सहजता का व्यवहार करते हुए चोर से पानी मंगवाया, आधा पानी खुद पिया और आधा पानी चोर को पिलाया, पानी पिलाकर उसे अपना बेटा बनाया। तो इस तरीके से बेटा बनाया। फिर उसके बाद क्या बोलती है, अतः दादी ने सहज व्यवहार से उसे चोरी छोड़ने और खेती करने के सही मार्ग पर लगा दिया। जब वो कहती हैं, हमने स्टोरी में पढ़ा था कि बेटा अब तो तू मेरा बेटा बन गया, या तो चोरी कर ले या फिर खेती के सही मार्ग पर लग जा, काम पे लग जा। तो उन्होंने बड़े सहजता से उसे ये बात बोली थी। अगला प्रश्न है छठा, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में रहती थी। वहां उनके बच्चों के पढ़ने के लिए कोई अच्छा स्कूल नहीं था। लोगों की राय पे उन्होंने कैथोलिक बिशप से उस कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोलने की दरखास्त की, परंतु वे इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 7वां प्रश्न है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो इसका उत्तर है, जो लोग सत्यवादी, दृढ़ निश्चयी, उदारवादी, दूसरों के साथ सहजता का व्यवहार करने और किसी की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देते, जीवन में ऐसे लोगों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। अगला प्रश्न है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन व लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को ही चरितार्थ नहीं करती, बल्कि उसका आनंद भी उठाती है। उक्त कथन मतलब ये ऊपर लिखा हुआ कथन जो है उसको न केवल सिद्ध करती है बल्कि उसका आनंद भी उठाती है। किस तरीके से? लेखिका की बहन रेणु ने तो लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। वो कैसे? वे गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती थी जिसे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवा रखा था। एक बहन गाड़ी में आती थी जबकि रेणु पैदल। इसी तरह शहर में एक बार 9 इंच बारिश होने पर शहर में पानी भरने के कारण घर वालों के मना करते रहने पर भी वह लब करते पानी में स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। मतलब घर वालों ने मना भी किया था, ठीक है, कि भाई बारिश इतनी हो रही है मत जाओ, फिर भी वो मानी नहीं और जब स्कूल का गेट बंद था और वहां से लौट आई। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुषों के बीच जहां जागृति पैदा की और उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए स्कूल खोला और मान्यता दिलवाई। यह काम लेखिका ने अकेले ही शुरू किया था। तो उन्होंने ये काम अकेले ही किया है। तो इस कथन को उन्होंने चरितार्थ मतलब शुद्ध करके दिखाया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन।